मैं शिव शंकर सिंह आपका स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल गोल मेंटोर पे। तो दोस्तों, हम साइंस के सीरीज में आज यह NCERT के साइंस का बुक जो कि क्लास 6 का है उसका 15 चैप्टर का हम आज अध्ययन करने वाले हैं। यह चैप्टर है हमारे चारों ओर वायु, यानी कि एयर अराउंड अस। इसमें हम पढ़ेंगे कि वायु कैसे, हमारे प्रयोग के माध्यम से ये देखने का कोशिश करेंगे कि कैसे हम ये कह सकते हैं कि हमारे चारों ओर वायु उपस्थित है, यानी कि है, ठीक है, विद्यमान है। तो आप खाली जार को ले लेंगे जो जिसमें कुछ भी लगता है आपको कि नहीं है इसमें, और यदि हम उसको पानी में डुबाते हैं तो बुलबुला के रूप में बाहर निकलता है, बुलबुले के रूप में बाहर निकलता है। यानी यह सिद्ध होता है इस प्रयोग से कि इसमें भी वायु है। यानी एक फिरकी है जो कि घिरनी हम उसको बोल सकते हैं, वो हमेशा आप छत पे या किसी भी पोल से लगा देंगे उसको एक लंबे डंडे से, तो देखेंगे कि वो चल रहा है, ठीक है। तो ये भी साबित करता है कि वायु हमारे इर्द गिर्द हमेशा विद्यमान रहती है, ठीक है। तो यह देखते हैं कि वायु कैसे हमारे चारों ओर विद्यमान रहती है। क्या वायु हमारे चारों ओर हर जगह उपस्थित रहती है? तो अपनी मुट्ठी बंद करके अपने मुट्ठी बंद करें, इसके अंदर क्या है? कुछ नहीं। इसका पता लगाने के लिए निम्नलिखित क्रियाकलाप कीजिए, ठीक है। इसमें कुछ नहीं है तो भाई आप एक प्रयोग के माध्यम से इसको दिखाइए कि आपकी मुट्ठी में कुछ भी नहीं है। इसी प्रकार से आप खाली बोतल को ले सकते हैं। खाली बोतल को लेकर के पानी में डुबाते हैं तो पानी इसमें नहीं जाता है, तब तक पानी इसमें प्रवेश नहीं करेगा, ठीक है, जब तक कि आप इसको टेढ़ा नहीं करते हैं, इस बोतल को टेढ़ा नहीं करते हैं, ठीक है। इस बोतल को आप, इस जार को आप जब टेढ़ा करेंगे तो इससे बुलबुले के रूप में हवा बाहर आएगी और उसके बाद पानी इसमें अंदर प्रवेश हो पाएगा, पानी का प्रवेश अंदर हो पाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हमारी पृथ्वी वायु की एक पतली परत से घिरी हुई है। हमारी जो पृथ्वी है वायु की पतली परत से घिरी हुई है। इस परत का विस्तार पृथ्वी की सतह से कई किलोमीटर ऊपर तक है। इसे हम क्या कहेंगे? वायुमंडल कहते हैं। जहाँ तक हमारी पृथ्वी इन पतली परतों से, वायु की पतली परतों से घिरी रहती है, घिरी हुई है। इस परत का विस्तार पृथ्वी की सतह से कई किलोमीटर तक ऊपर है तथा इसे वायुमंडल हम कहते हैं, वायुमंडल हम इसे कहेंगे। वायु का आवरण पृथ्वी के सतह से कुछ ऊंचाई तक रहता है, इसको हम वायुमंडल कहते हैं। पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर ले जाता है। हम जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वायुमंडल में, पृथ्वी के तल से ऊपर जाते हैं तो वायु विरल होती जाती है। क्या अब आप विचार कर सकते हैं कि पर्वतारोही ऊंचे पर्वतों पर चढ़ते समय ऑक्सीजन का सिलेंडर अपने साथ क्यों ले जाता है? ठीक है, वहाँ उसे सांस लेने में दिक्कत होगी। पर्वतारोही को ऊपर जाने के बाद सांस लेने में दिक्कत होती है। वायु का जो तल है वो वहाँ विरल होते जाता है, ठीक है। वायु जैसे जैसे हम पृथ्वी से ऊपर जाते हैं तो क्या होता है? वायु विरल होती जाती है और वो पर्वतारोही ऊपर चढ़ता है पर्वत पर तो उसे एक सिलेंडर की, ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत होती है जो उसे ऊपर जाने के बाद सांस लेने में मदद करती है, ठीक है। तो वायु किससे बनती है? वायु किससे बनी है? ठीक है, वायु का क्या है और किससे ये बने हैं? ठीक है, वायु का बनना कैसे संभव हो पाया है, हम इसको देखने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो वायु 18वीं शताब्दी तक लोग सोचते थे कि वायु केवल एक ही पदार्थ है। प्रयोग से यह सिद्ध हो गया है कि वास्तव में ऐसा नहीं है। वायु अनेक गैसों का एक मिश्रण है। यह मिश्रण किस प्रकार का है? अब यह देखते हैं कि यह मिश्रण भाई किस प्रकार का है। आइए एक एक करके इन मिश्रण के कुछ अवयवों के बारे में पता लगाते हैं। तो वायु में सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि वायु में आपका नाइट्रोजन यानी कि N2 78.03% सबसे ज़्यादा यही अवेलेबल है, यही वायु में उपस्थित है। और फिर ऑक्सीजन है यानी कि O2, यह 20.09% ये ऑक्सीजन आपका इसमें है। फिर ऑर्गन है, फिर इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड है और अन्य जलवाष्प से मिलकर के पूरा यह वायु बनी होती है, हमारी हवा जो है वो बनी होती है। अब जलवाष्प, हमने पहले पढ़ा है कि वायु में जल वाष्प विद्यमान होती है, ठीक है। पहले हम पढ़ चुके हैं कि वायु में जल वाष्प भी विद्यमान होती है। हमने यह भी देखा है कि जब वायु किसी ठंडे पृष्ठ के संपर्क में आती है तो इसमें उपस्थित जल वाष्प ठंडी होकर संघनित हो जाती है तथा जल की बूंदें ठंडे पृष्ठ पर दिखाई देती है। हम ये पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। वायु में जल वाष्प होती है, ये हम पहले भी
देख चुके हैं। फिर ऑक्सीजन, वायु में ऑक्सीजन है, इसका क्या काम है हम इसको देखते हैं। वायु में ऑक्सीजन, इस क्रियाकलाप के माध्यम से हम देखते हैं अपने शिक्षक की उपस्थिति में एक समान लंबाई की 2 मोमबत्ती मेज पर लगाएं और उन्हें जला लें। ठीक है, अपने शिक्षक की उपस्थिति में ऐसा कार्य करेंगे। इनमें से एक मोमबत्ती पर कांच का गिलास उल्टा करके रख दें। दोनों मोमबत्ती को ध्यान से देखें, क्या दोनों मोमबत्तियां लगातार जलती रहती हैं? आप यह देखेंगे कि क्या दोनों मोमबत्तियां लगातार जलती रहती हैं। एक के ऊपर ग्लास उल्टा करके रख देंगे। मोमबत्ती लगातार जलती रहती है या बुझ जाती है? आप देखेंगे कि जो मोमबत्ती ग्लास से ढकी हुई थी वह कुछ देर बाद बुझ जाती है, जबकि दूसरी मोमबत्ती जलती रहती है। इसका क्या कारण हो सकता है, यह इसका विस्तार कीजिए, इस पर विचार कीजिए, इसका विस्तार से चर्चा कीजिए। ऐसा प्रतीत होता है कि ग्लास से ढकी मोमबत्ती इसलिए बुझ जाती है क्योंकि वायु का वह घटक जो मोमबत्ती के जलने में सहायक है वह सीमित है। ठीक है, ऐसा प्रतीत होता है कि ग्लास से ढकी मोमबत्ती इसलिए बुझती है क्योंकि वायु का वह घटक जो मोमबत्ती के जलने में सहायक है वह सीमित है और मोमबत्ती जलने से कुछ देर बाद समाप्त हो जाता है, जबकि दूसरी मोमबत्ती को लगातार वायु मिलती रहती है। ठीक है, दूसरी मोमबत्ती इसलिए जलती रहती है क्योंकि उसको लगातार वो जलाने वाला घटक मिलता रहता है। वायु का वह घटक जो जलने में सहायक है वह ऑक्सीजन कहलाता है। ये हम भली भांति से जानते हैं कि वायु का वह घटक जो किसी भी वस्तु को जलने में सहायक है वह है ऑक्सीजन। और इस क्रियाकलाप के माध्यम से ऐसे हम समझ सकते हैं कि जब यह मोमबत्ती बुझ जाती है, कांच के ग्लास को रखने के बाद यह मोमबत्ती बुझ जाएगी, यानी कि इसको वायु से ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है और थोड़ी देर तक जलेगी जब तक इस ग्लास में ऑक्सीजन रहेगा। वायु से ऑक्सीजन इसको मिल पाएगा, उसमें ग्लास में भरे वायु से। फिर नाइट्रोजन होता है, सबसे ज़्यादा यही नाइट्रोजन होता है। मोमबत्ती के बुझने के बाद भी क्या आपने यह देखा, नाइट्रोजन का प्रेक्षण करते हैं कि नाइट्रोजन कैसे वायु में रहता है। मोमबत्ती के बुझने के बाद भी क्या आपने यह देखा कि वायु का एक बड़ा भाग अब भी ग्लास में शेष रह जाता है। यह सूचित करता है कि वायु के कुछ अवयव जलने में सहायक नहीं होते हैं। ठीक है, यह सुनिश्चित करता है कि वायु के कुछ अवयव जो है जलने में सहायक नहीं होते हैं। वायु का एक बड़ा भाग जो मोमबत्ती के जलने में उपयोगी साबित नहीं हुआ है वह नाइट्रोजन कहलाता है, यानी कि N2 कहलाता है। और यह सबसे ज़्यादा होता है वायु में, लगभग 78.03%। ठीक है, अब कार्बन डाइऑक्साइड को देखते हैं। बारी बारी से सबका अध्ययन करते हैं कि वायु किन किन गैसों का मिश्रण है। एक बंद कमरे में जब कोई पदार्थ जल रहा होता है तो शायद आपने घुटन महसूस की होगी। ठीक है, अंगीठी ही जला लें आप अगर ठंड के दिन में और चारों तरफ से खिड़की को बंद कर लें तो आपको घुटन महसूस होने लगेगा। ठीक है, यह घुटन कमरे में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा एकत्र होने के कारण हुई है, जो कि लगातार किसी वस्तु के जलने के कारण बनती है। ठीक है, यह क्यों होती है? कार्बन डाइऑक्साइड अधिक मात्रा में एकत्र हो जाने के कारण यह घुटन हमें महसूस होती है। ठीक है, हमारे चारों ओर की वायु में एक छोटा अवयव कार्बन डाइऑक्साइड होता है। हमारे चारों ओर जो वायु है उसमें एक छोटा अवयव कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जिसका परसेंटेज लगभग होता है 0.033%। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है वायु में? तो यह 0.033% लगभग होती है। ठीक है, यह सलाह दी जाती है कि फसलों के अवयव व सूखी पत्तियों को नहीं जलाना चाहिए क्योंकि इससे वायु प्रदूषित होती है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड यह बाहर निकलेगा जलने के बाद तो वायु को क्या करेगा? प्रदूषित करेगा। तो हमने देख लिया कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में भी। अब धूल तथा धुआं है, इसको देखते हैं कि यह वायु में कैसे विद्यमान होता है, इसका परीक्षण करते हैं। ईंधन तथा पदार्थ के जलने से धुआं भी उत्पन्न होता है। धुएं में कुछ गैस एवं सूक्ष्म धूल कण होते हैं जो प्रायः हानिकारक होते हैं। इस कारण आप कारखाने में लंबी चिमनियां देखते होंगे, जो कारखानों को आप लंबी चिमनियों को देखते होंगे। ये चिमनियां हानिकारक धुएं तथा गैसों को हमारी नाक से तो दूर ले जाती हैं, लेकिन क्या करती हैं? ये चिमनियां हानिकारक धुएं तथा
गैसों को हमारे नाक से तो दूर ले जाती हैं, लेकिन आकाश में उड़ते हुए पंछियों को बिल्कुल नज़दीक ले जाती हैं। ठीक है, क्या करती हैं कि उड़ते हुए आकाश में पंछियों को बिल्कुल नज़दीक ले जाती हैं। वायु में धूल के कण सदैव उपस्थित रहते हैं। हम ये देख रहे हैं कि वायु में धूल के कण जो हैं हमेशा उपस्थित रहते हैं। आपने अब धूल के कण कैसे उपस्थित रहते हैं ये हम देखते हैं। अपने विद्यालय या घर में धूप वाला एक कमरा ढूंढिए। सारे दरवाजे तथा खिड़कियां बंद कर दें तथा पर्दे आदि डालकर कमरे को पूरा अंधेरा कर दें। ठीक है, पूरा अंधेरा कर देना है। जिस दिशा में सूर्य का प्रकाश आ रहा है उस ओर के दरवाजे या खिड़की को बिल्कुल थोड़ा सा खोलें, जिससे सूर्य का एक पतली सी झिर्री के द्वारा कमरे के अंदर आ सके। प्रकाश जो है सूर्य का एक पतली झिर्री के द्वारा कमरे के अंदर आ सके, ऐसा खोलना है दरवाजे या खिड़की को। बिल्कुल थोड़ा खोलना है ताकि प्रकाश जो है एक पतली झिर्री के द्वारा कमरे में आ सके। अंदर आती हुई सूर्य की किरणों को आप क्या करिए, सावधानी पूर्वक देखेंगे। तो जब आप इस परीक्षण को करेंगे और बिल्कुल आप अपने सामान्य जनजीवन में आप इसको महसूस भी किए होंगे, अनुभव भी किए होंगे कि आप धूल के कण वहाँ पे आपको एक साफ जो प्रकाश है उसमें चलते हुए दिखाई देंगे। तो इससे स्पष्ट होता है कि हमारे चारों तरफ जो वायु है उसमें धूल के कण भी उपस्थित रहते हैं। इस प्रकार से आपको दरवाज़ा को खोल करके परीक्षण करना है। ठीक है, इस फिगर के माध्यम से यह दिखाया गया है कि इस तरह से आप इसको खोल करके देखेंगे। यह प्रकाश ऐसे आ रहा है, इस प्रकाश में आप देखेंगे तो आपको धूल के छोटे छोटे कण जो हैं वो दिखाई दे देंगे। अब देखते हैं आगे। इससे हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि वायु में कुछ गैसें, जलवाष्प, धूल के कण विद्यमान होते हैं। ठीक है, इन सभी प्रेक्षणों से हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं कि वायु में कुछ गैसें, जलवाष्प, धूल के कण विद्यमान होते हैं। वायु में मुख्यतः नाइट्रोजन, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन मैंने आपको बताया लगभग 78.03%, ऑक्सीजन 20.09%। ठीक है, 20.09%। थोड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग प्रतिशत होता है 0.033%। ठीक है, अब क्या होता है, इन सभी से मिल करके यह बनता है पूरा वायु का। इस तरीके से मिश्रण होता है, उसके बाद वायु बनता है। तथापि वायु की एक संरचना में स्थानीय भिन्नता हो सकती है। वायु की संरचना में क्या हो सकती है, स्थानीय भिन्नता हो सकती है। हम देखते हैं कि वायु में नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन की मात्रा, हम क्या देखते हैं कि वायु में ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है वह इस प्रकार से होती है। ठीक है, यह चार्ट के माध्यम से आपको दिखाया गया है। ये ऑक्सीजन है लगभग 0.09%, माफ़ कीजिएगा 20.09 यानी कि 0.9%, 20.09%। इस तरीके से ऑक्सीजन का होता है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत थोड़ा सा होता है, यहाँ पे 0.033%। ठीक है, इस तरीके से होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। फिर नाइट्रोजन का सबसे ज़्यादा होता है 78.03%। यह आपका होता है नाइट्रोजन का सबसे ज़्यादा वायु में उपस्थित होता है। नाइट्रोजन अधिक होती है, नाइट्रोजन की मात्रा। वास्तव में ये दोनों गैसें मिलकर वायु का 99% भाग होती हैं। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का जो भाग होता है वो 99% होता है। शेष 1% में ही कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प और अन्य गैस, जैसे कुछ अक्रिय गैसें, कुछ निष्क्रिय गैसें भी इसमें होती हैं, जिससे ये पूरा हमारा वायु मिल करके बनता है। पूरा इस तरीके से वायु बन पाता है। पानी तथा मिट्टी में रहने वाले जीवों और पौधों को ऑक्सीजन कैसे मिल पाती है। ठीक है, अब पानी में रहने वाले जीव कैसे ऑक्सीजन को ग्रहण कर पाते हैं, या मिट्टी में रहने वाले जीव कैसे अंदर रहने वाले जीव कैसे ऑक्सीजन को ले पाते हैं। तो पानी भी H2O से मिल करके बना होता है, यानी कि उसमें भी ऑक्सीजन होता है। हम पहले भी पढ़ चुके हैं पिछले अध्यायों में कि मछलियाँ और भी जलीय जीव जो होते हैं पानी से ऑक्सीजन को ले लेते हैं। उनका जो गिल होता है
वो इस प्रकार से बना होता है कि वो वायु पानी से ऑक्सीजन को अपने अंदर सांस के रूप में ले सकते हैं, ठीक है। तो और मिट्टी में रहने वाले जो जीव हैं वो भी क्या करते हैं, जो जीव गहरी मिट्टी के अंदर रहते हैं उन्हें भी सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ये कैसे सांस लेते हैं इनको हम देख लेते हैं, ठीक है। मिट्टी में रहने वाले जीव कैसे सांस लेते हैं। एक बीकर या कांच के गिलास में सूखी मिट्टी का एक ढेला लीजिए। एक बीकर या गिलास में क्या करते हैं हम, सूखी हुई मिट्टी का ढेला लेते हैं, इसमें पानी डालते हैं और अवलोकन करते हैं कि क्या होता है, ठीक है। मिट्टी के पानी में जब डालते हैं मिट्टी को तो इससे बुलबुले निकलने लगते हैं। बुलबुला आपको दिखाई देगा। ये बुलबुले संकेत करते हैं कि मिट्टी में वायु होती है। इसी मिट्टी की वायु से जो मिट्टी में रहने वाले जीव हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं। जब मिट्टी के ढेले पर पानी डाला जाता है तो उसमें विद्यमान वायु उपस्थित होती है जो बुलबुले के रूप में दिखाई देती है। किसके रूप में दिखाई देती है? बुलबुले के रूप में दिखाई देती है। मिट्टी के अंदर पाए जाने वाले जीव एवं पौधे की जड़ें श्वसन के लिए इनका इस्तेमाल करती हैं, इसलिए इसी वायु का उपयोग करती हैं। मिट्टी के जीव गहरी मिट्टी में बहुत सी मांद तथा छिद्र बना लेते हैं। इन छिद्रों के द्वारा वायु को अंदर व बाहर जाने के लिए जगह उपलब्ध हो जाती है, ठीक है। ये छिद्र बना लेते हैं, मांद बना लेते हैं, ठीक है। ये भी सारे जीव बहुत चालाक होते हैं और आपने एडॉप्टेशन और हैबिटेशन में ये सारा कुछ पढ़ लिया है कि कैसे सारे जीव अपने को उस अनुकूल ढाल लेते हैं, अपने को उस वातावरण के अनुकूल बना लेते हैं। तो ये मिट्टी में रहने वाले जो जीव हैं वो क्या करते हैं, मांद बना लेते हैं, छिद्र बना लेते हैं, जिससे हो करके वायु इन तक पहुंच पाती है। लेकिन जब भारी वर्षा हो जाती है, अब भाई इनके लिए भी खतरा उत्पन्न हो गया। जब भारी वर्षा होती है तो इन छिद्रों एवं मांदों में वायु की जगह पानी भर जाता है, ठीक है। वायु की जगह पर क्या होता है, पानी भर जाता है। इस स्थिति में जमीन के अंदर रहने वाले जीवों को सांस लेने के लिए जमीन पर आना पड़ता है। यानी इनके लिए एक घंटी बजती है, अलार्म बजती है, कब? जब बारिश होती है तब। और ये क्या करते हैं, सांस लेने के लिए बाहर आते हैं। अब वायु में ऑक्सीजन कैसे प्रतिस्थापित होता है, वायु में ऑक्सीजन आता कैसे है, इसको हम देखते हैं, इसका हम अध्ययन करते हैं कि वायु में ऑक्सीजन कहाँ से आता है और कैसे आता है, ठीक है। वायु में ऑक्सीजन कैसे प्रतिस्थापित होती है। अध्याय 7 में हम प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ चुके हैं। अध्याय 7 में हम क्या किए हैं, प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ चुके हैं। इस प्रक्रिया में पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं तथा इसके साथ ही ऑक्सीजन उत्पन्न होती है, ठीक है। ये हम पढ़ चुके हैं कि पौधे जब भोजन बनाते हैं तो ऑक्सीजन उत्पन्न होती है। पौधे श्वसन में ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, परंतु उपयोग की गई ऑक्सीजन की तुलना, ये जो ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं उसका तुलना वे अधिक ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। जो ये उपयोग करते हैं उससे कई गुना ज़्यादा ये ऑक्सीजन को क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं, यानी कि रिलीज करते हैं। जो यूज किया हुआ उनका ऑक्सीजन है उससे कई गुना ज़्यादा वो क्या करते हैं, छोड़ते हैं, ऑक्सीजन बना देते हैं। इसलिए हम यह कहते हैं कि पौधे ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं, ठीक है। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि पौधे ऑक्सीजन को उत्पन्न करते हैं, यानी कि ऑक्सीजन छोड़ते हैं। अब यह वास्तविकता है कि जंतु पौधों के बिना जीवित नहीं रह सकते। कोई भी जो जीव जंतु हैं वो पौधों के बिना नहीं रह सकते, क्योंकि ऑक्सीजन का निर्माण नहीं होगा तो जीना असंभव हो जाएगा, ठीक है। पौधों एवं जंतुओं के द्वारा श्वसन तथा पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण, पौधों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण से बना रहता है। यह क्या होता है कि पौधों एवं जंतुओं के द्वारा श्वसन तथा पौधों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण से इनका जो ऑक्सीजन का ये होता है, निर्माण होता है, वो होता रहता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। इससे यह स्पष्ट होता है, इससे क्या स्पष्ट होता है, इससे यह स्पष्ट होता है कि पौधे तथा जंतु एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। पौधे क्या करते हैं, ऑक्सीजन बनाते हैं और वो जितना ऑक्सीजन लेते नहीं हैं, जितना यूज नहीं करते हैं, उससे कई गुना ज़्यादा वो ऑक्सीजन बनाते हैं, ठीक है। तो यह जंतुओं के लिए लाभदायक होता है, क्योंकि जंतु बिना ऑक्सीजन के नहीं रह सकते हैं। इस तरह से हम यह कह सकते हैं कि जंतु और पौधे दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। अब
हम यह अनुभव करते हैं कि पृथ्वी पर जीवन के लिए वायु अत्यंत महत्वपूर्ण है। बिना वायु के हमारा जीवन असंभव है, यानी कि बिना वायु के तो हम जी ही नहीं सकते, अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। वायु पवन चक्की को घुमाती है। अभी वायु और क्या क्या कर सकती है? वायु से हम बिजली भी उत्पादन कर सकते हैं। वायु से बहुत तरह की चीज़ों को हम अपने जीने लायक बना सकते हैं, सही कर सकते हैं। ये देख लेते हैं। वायु पवन चक्की को घुमाती है। पवन चक्की का उपयोग ट्यूबवेल से पानी निकालने तथा आटा चक्की को चलाने में होता है। पवन चक्की यानी कि देख रहे हैं हम कि वायु से क्या क्या कर सकते हैं, यानी कि यह हमारे अब पानी अवेलेबल कराने के लिए भी काम आने लगा। ठीक है, पानी को उपलब्ध कराने के लिए, पानी निकालने में ट्यूबवेल से, फिर आटा चक्की को चलाने। पवन चक्की विद्युत भी उत्पन्न करती है। पवन वायु से हम क्या कर सकते हैं? विद्युत भी उत्पन्न कर सकते हैं। वायु नावों को खेने में, ग्लाइडर, पैराशूट तथा हवाई जहाज को चलाने में सहायता करती है। वायु और किन किन चीज़ों में करती है? तो नाव को खेने में, ग्लाइडर और उसके बाद पैराशूट तथा हवाई जहाज को चलाने में ये मदद करती है। पक्षी, चमगादड़ तथा कीड़े पक्षी, चमगादड़ तथा कीड़े वायु की उपस्थिति के कारण ही उड़ पाते हैं। अगर वायु नहीं रहेगा तो उनका पंख आखिर वो फड़फड़ाएंगे कहाँ? वायु बहुत से पौधों के बीजों तथा फूलों के पराग कणों को इधर से उधर फैलाने में सहायक होती है। जल चक्र में वायु एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये क्या करते हैं? पराग के कणों को इधर उधर फैलाते हैं, यानी कि वायु अगर नहीं रहे तो हम यह नहीं महसूस कर पाएंगे कि कौन सा फल, कौन सा फूल जो है उसका सुगंध कैसा होता है, वो कैसे उनका किस तरह का उनका सुगंध होता है। ठीक है, वो भिन्न भिन्न सुगंध होते हैं, उन सुगंध को हम महसूस नहीं कर पाएंगे। तो चलिए, वायु के हम बहुत से गुण को देखें और बिना वायु के हम अपने जीवन का कल्पना नहीं कर सकते हैं, ये भी देखें। अब एक बार इस पूरे चैप्टर का सारांश देख लेते हैं, उसके बाद इसको हम फिनिश करेंगे। ठीक है, तो वायु को देखते हैं। वायु प्रत्येक स्थान पर मिलती है। वायु हर जगह विद्यमान है, ये हम देख चुके हैं। वायु प्रत्येक स्थान पर मिलती है। हम वायु को देख नहीं सकते, परंतु इसे अनुभव कर सकते हैं। गतिशील वायु को पवन कहते हैं। पवन किसे कहेंगे? तो गतिशील वायु, यानी कि जो गति में वायु है, जो चल रहा हो, उसको क्या कहते हैं? पवन कहते हैं। वायु जगह घेरती है। वायु जगह नहीं घेरती अगर, तो पानी में हम जब जार को डालते तो वो बुलबुला बाहर नहीं निकलता। तो वायु भी क्या करती है? जगह घेरती है। वायु को स्थान चाहिए। या जब भी हम बैलून को फुलाते हैं तो बैलून क्या होता है? फैल जाता है। या टायर या ट्यूब में जब हम हवा भरते हैं पंप से, तो उससे भी क्या होता है? पंप से जब हवा को उसमें डालते हैं तो प्रसार होता है उसका, यानी कि वो फैलता जाता है। वायु नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, कुछ अन्य गैसों का मिश्रण है। इसमें धूल कण भी हो सकते हैं, कुछ इसमें धूल कण भी होते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन ज्वलन में सहायक तथा श्वसन के लिए आवश्यक होता है। ऑक्सीजन क्या होता है? ज्वलन में सहायक होता है। बिना ऑक्सीजन का ज्वलन नहीं हो सकता है, यानी कि कोई भी जो वस्तु है, ज्वलनशील वस्तु है, वो बिना ऑक्सीजन के जल नहीं सकती है। ठीक है, वायु की वह परत जो पृथ्वी को घेरे हुए है, उसे क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। वायु की वह परत जो पृथ्वी को घेरे हुए है, उसे वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर जीवन के लिए वायुमंडल आवश्यक है। जलीय प्राणी श्वसन के लिए जल में घुली वायु का उपयोग करते हैं। वायु से ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान के लिए पौधे तथा जंतु एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। तो ये पूरा अध्याय हमने पढ़ लिया। पूरे अध्याय में हमने वायु के संरचना, वायु के घटक, कौन कौन से गैसों से मिलकर के बनी हुई है, इनको हमने देखा, इसका उपयोग देखा, ये जाना कि बिना वायु के हम नहीं रह सकते। और जो जंतु हैं वो प्लांट पे यानी कि पादप पे निर्भर हैं पूरे तरीके से, और पादप जो हैं वो जंतुओं पर निर्भर हैं, यानी कि एक दूसरे के बिना इनका काम नहीं चलने वाला है। ठीक है, तो इस प्रकार से यह पूरा जो चैप्टर है वो ख़त्म हो गया। और आप मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।